प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने के साथ साथ अपना और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। बहुत खूब। वेल चिल्ड्रन, टुडे आई एम शेयरिंग द नोट्स इंक्लूडिंग बैक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 9 बापू का पत्र. Teaching of the chapter has already been shared. So let's have a look upon the back exercises first. पाठ 9 बापू का पत्र. अभ्यास कार्य. पृष्ठ संख्या 77. तो सबसे पहले शब्दार्थ. पहला शब्द है पूर्ण रूप से, मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली. स्वास्थ्य, सेहत. दृष्टिकोण, सोचने का तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू. भान, ज्ञान, नॉलेज. मूल्यवान, कीमती. सिद्ध, साबित. भलमनसी, सज्जनता, गुडनेस. कर्तव्य, करने योग्य काम, ड्यूटी. आमोद प्रमोद, मनोरंजन. चेष्टा, प्रयास, एफर्ट. नियमितता, नियम के अनुसार चलना. आगे है पाठ को समझें. इसके अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर हम देंगे. तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न. तो मौखिक के अंतर्गत पहला प्रश्न है, गांधी जी को क्या मालूम है. उत्तर. गांधी जी के पुत्र के कुछ पत्र प्रिटोरिया जेल में उनके लिए आए थे, लेकिन वे उन्हें नहीं दिए थे. यह बात गांधी जी को मालूम थी. अगला प्रश्न है, निश्चित आयु तक क्या शोभा देता है. उत्तर. आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है. तीसरा प्रश्न है, क्या करना अधिक सुखद है. उत्तर. दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है. सुखद मतलब सुख देने वाला. अगला प्रश्न है, अपने आचार विचार में किसकी चेष्टा करनी चाहिए. उत्तर. अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए. आगे लिखित प्रश्न है. तो पहले हैं कुछ शब्दों में. क है, यह पत्र किसने किसको कहाँ से लिखा. उत्तर. यह पत्र गांधी जी ने प्रिटोरिया जेल से अपने पुत्र मणिलाल को लिखा. अगला है, गांधी जी को हर महीने कितने पत्र लिखने का अधिकार मिला. उत्तर. गांधी जी को हर महीने एक पत्र लिखने का अधिकार मिला. तीसरा है, 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को किसका भान होना चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए. उत्तर. 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए. अगला प्रश्न है, जीवन में आगे चलकर क्या सहायक होता है. उत्तर. यदि हम जीवन में हर काम में नियमितता का पालन करते हैं, नियमितता मतलब रेगुलरिटी, तो यह आगे चलकर सहायक सिद्ध होता है. ज्यादा शब्दों में. क प्रश्न है, सच्ची शिक्षा क्या है. उत्तर. केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती. सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण, कर्तव्य का बोध तथा दृष्टिकोण का सही होना है. ख. गांधी जी ने कौन से काम खुद करने को कहा है. उत्तर. गांधी जी ने माता पिता की सेवा का काम तथा जीवन में अपने सभी काम खुद करने को कहा है. ग है, गांधी जी के अनुसार कौन सी बातें उनके बेटे के लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगी. उत्तर. गांधी जी के अनुसार काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए. वे अपने बेटे से कहते हैं कि यदि वह मन से विचार पूर्वक सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा तो ये बातें उसके लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगी. अगला प्रश्न है, प्रार्थना के बारे में गांधी जी ने क्या बताया. प्रार्थना के बारे में गांधी जी ने बताया कि प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत अच्छा होता है. प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए. तो इसके पश्चात है भाषा का ज्ञान.
तो उसके अंतर्गत सबसे पहले क्या है, पहला प्रश्न, दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक को हिंदी में योजक भी कहते हैं, इंग्लिश में इनको कंजंक्शंस और लिंकर्स भी कहते हैं, जैसे एंड, बट और एट्सेट्रा। तो हिंदी में क्या है इसका, जैसे और, तथा, किंतु, लेकिन, यद्यपि, तथापि आदि। तो यहाँ पे क्या दिए एग्जाम्पल में, कौन से वाक्य दिए हैं, क गांधी जी को सत्य और अहिंसा पर विश्वास था। तो यहाँ पे और जो शब्द है वो समुच्चय बोधक है या योजक भी कह सकते हैं इसको। प्रार्थना करना आवश्यक है, लेकिन प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। तो लेकिन जो है यहाँ पे योजक है या समुच्चय बोधक है। आगे उन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें आपने उपयुक्त सूटेबल जो समुच्चय बोधक है वो यहाँ से लेकर आपने रिक्त स्थान पे भरना है। क है, यह तुम्हारे लिए उपयोगी डैश मूल्यवान प्रमाणित होगा। तो इनमें से कौन सा शब्द जुड़ेगा यहाँ, और, उपयोगी और मूल्यवान। आगे है, कुछ लोग निखर जाते हैं डैश, कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो इन तीनों शब्दों में से और ही यहाँ पे सुटेबल है, तो और पे मैंने टिक लगाया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है, सुनीता ने कठिन परिश्रम किया। आगे यहाँ पे से कौन सा समुच्चय बोधक या योजक लगेगा, क्योंकि वह प्रथम स्थान पाना चाहती थी। उसने हार्डवर्क क्यों किया, क्योंकि वह प्रथम स्थान पाना चाहती थी। पढ़ लो डैश, असफल हो जाओगे, नहीं तो असफल हो जाओगे। प्रतिदिन व्यायाम करो डैश, स्वस्थ रहो। प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो, ताकि मतलब सो दैट स्टे हेल्दी। तो आगे है दूसरा प्रश्न, स, परि या दुर उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाओ व उनके अर्थ लिखो। तो उपसर्ग क्या है, ये भी मैं आप इस टॉपिक को भी शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज उपसर्ग क्या होते हैं, जो इंग्लिश में जिनको हम प्रीफिक्स कहते हैं, ये किसी शब्द के आगे जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण दिया, पहला जो शब्द है जैसे जग, जग के आगे स जोड़कर नया शब्द क्या बना, सजग, जिसका अर्थ है जागरूक, अलर्ट, अवेयर। तो इसी प्रकार उन्होंने आगे कुछ शब्द दिए हैं जिनके आगे उन्होंने कहा है स, परि या दुर, इन तीन उपसर्गों में से जो भी सूटेबल है वहाँ पर जोड़कर नया शब्द बनाओ, फिर उसका अर्थ भी लिखो। तो यहाँ पे ख में क्या है, चय, चय के आगे हम परि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परिचय। परिचय का अर्थ होता है जान पहचान। तो आगे है पूत, पूत के आगे हम स जोड़ेंगे तो बन जाएगा सपूत। सपूत मतलब अच्छा पुत्र, जिसको सुपुत्र भी बोलते हैं। उसके बाद है अगला घटना, घटना के आगे हम दुर जोड़ेंगे तो बन जाएगा दुर्घटना, मतलब कुछ बुरा घटित होना, ठीक है, समथिंग बैड हैपेंड। तो यहाँ पे जिसको एक्सीडेंट भी बोलते हैं, तो दुर्घटना। आगे गुण के आगे स जोड़ेंगे तो सगुण बन जाएगा, मतलब गुण सहित। और यहाँ पे आप दुर उपसर्ग भी जोड़ सकते हैं तो दुर्गुण बन जाएगा, उसका मतलब बुरे, अवगुण जिसका मतलब बुरे गुण, अवगुण जिसको कह सकते हैं हम, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। स जोड़ोगे तो सगुण बनेगा, दुर जोड़ोगे तो दुर्गुण बनेगा। तो तीसरा प्रश्न है, उस शब्द पर टिक लगाओ जिस पर अनुनासिक लगेगा। अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु, ठीक है। तो मैं पहले आपको अनुनासिक और अनुस्वार का भी एक छोटा सा परिचय देती हूँ। अनुस्वार क्या होता है, जिन शब्दों पर केवल बिंदी लगती है। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ, जैसे दंत मंजन होता है ना, जैसे दंत मंजन, तो दंत, तो दंत जब हम लिखेंगे तो द के ऊपर बिंदी आएगी और इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, इस बिंदी का उच्चारण केवल नाक से होता है। जैसे दंत, तुम जो मुंह से, नाक से जो साउंड आ रही वाली मुंह बंद करके, ये बिंदी की साउंड है, इसको हम व्याकरण की भाषा में अनुस्वार बोलते हैं। तो दंत के ऊपर जो केवल द के ऊपर जो बिंदी लगी है उसका उच्चारण केवल नाक से हुआ और इसको व्याकरण में अनुस्वार बोलते हैं। और अनुनासिक क्या होता है, जिसका उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है। जैसे अब दांत, दंत बोला था तो केवल बिंदी लगी और केवल नाक से साउंड आई। अब है दांत बोलते समय हमें मुंह और नाक दोनों की जरूरत है, ठीक है। चंद्र, जब हम द के ऊपर जो अ की मात्रा के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो उसको बोलते समय हमें नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता है, मतलब साउंड जो है श्वास वायु दोनों से एक साथ निकलती है।
और इसको अनुनासिक बोलते हैं व्याकरण की भाषा में। तो अब आपको समझ में आया तो आप उसके अनुसार नीचे उन्होंने कुछ शब्द दिए हैं, उन्होंने बोला है कि कहाँ पे अनुनासिक लगेगा उस पर आप टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द है, जैसे चिंता, चिंता पर नहीं लगेगा, स्वयं पे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा, उस पर मैंने टिक लगाया है, और मी पे बिंदी ही लगेगी। ठीक है, आगे है आनंद, 5, तो 5 पे केवल लगेगा अनुनासिक चंद्र बिंदु, बाकी सब में बिंदी ही लगेगी। आगे है संस्कृत, अंत, संभाल और रंग, तो संभाल के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, बाकी सब पे बिंदी लगेगी। अंदर, मंद, स्वतंत्र, कांपना, तो कांपना पे चंद्र बिंदु लगेगा। जंगल, घमंड, संभव, और अंत में है गांव, तो गांव में चंद्र बिंदु लगेगा। तो अगला प्रश्न है, इसके बाद चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, जिसको हिंदी में विपरीत शब्द भी बोलते हैं। तो स्वस्थ का अस्वस्थ, जस्ट आगे आप अ लगा देंगे तो अस्वस्थ बन जाएगा, अनहेल्दी। उसके बाद है आशा, निराशा, ज्ञान, अज्ञान, सच्ची, झूठी, सच्चा होता तो झूठा, सच्ची है तो झूठी। आगे है अहिंसा, हिंसा, उपयोगी, अनुपयोगी, तो अनुपसर्ग लगा, अनुपयोगी। सद्गुण, अवगुण, मूल्यवान, मूल्यहीन। तो ये थे विपरीत शब्द या विलोम शब्द। आगे है रचनात्मक कार्य, कुछ क्रिएटिव वर्क आपके लिए उन्होंने दिया है। पहला क्या है, इस पर हम नजर एक डाल लेते हैं। विभिन्न देशभक्तों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक में लगाओ, साथ में उनका नाम व संक्षिप्त जीवन परिचय भी सुरुचिपूर्ण तरीके से लिखो। तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, अच्छी है, इससे आपका ज्ञान वर्धन भी होगा, नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको जितने भी देशभक्तों के नाम पता है, उनके चित्र आप कलेक्ट कर सकते हो। तो उनके नीचे चित्र अपने स्क्रैप बुक में चिपका कर उसके नीचे नाम लिखिए, और थोड़ा बहुत उनका शॉर्ट जो उनके विषय में आप परिचय उनका लिख सकते हैं वो भी लिखिए। इससे आपको हिंदी राइटिंग का भी अभ्यास होगा, तो आपका शब्द ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है, ज्ञान वर्धन होगा। उसके आगे है दूसरा प्रश्न, बॉर्डर फिल्म का संदेशे आते हैं, गीत गुनगुनाओ। तो ये पिक्चर आशा आपने देखी होगी, आपने नहीं तो आपके मम्मी पापा ने अवश्य देखी होगी। तो फिर से आप हो सके तो छुट्टियों में इस मूवी को आप वॉच करें, बहुत अच्छी फिल्म है। तो ये आप, और ये गीत तो आप अवश्य याद करने की कोशिश करें, और हो सके तो वीडियो या ऑडियो शेयर भी करें। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, यूट्यूब पर गांधी जी का एनिमेटेड जीवन चरित्र देखो, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कल्पना के पंख, अपने मित्र को पत्र लिखकर महात्मा गांधी के बारे में बताओ। तो ये एक्टिविटी भी की जा सकती है अपने फ्रेंड को। आजकल तो वैसे लेटर राइटिंग का फैशन ही नहीं रहा, सब मोबाइल पर ही वो मैसेजेस कर लेते हैं या जो भी हो जाता है ना। पर अच्छी बात है यदि हम फिर से एक पत्र लिखकर आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ शेयर करो, अपनी विचार, है ना। तो ये एक्टिविटी भी की जा सकती है। इसका अब फॉर्मेट क्या होना चाहिए है, जब आप मित्र को या अपने किसी परिचित को या किसी रिश्तेदार को, माता पिता को पत्र लिखते हैं तो उनको इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। तो और जो हम अपने ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो अपने प्रिंसिपल को या किसी और ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, उसको फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, हिंदी में औपचारिक पत्र बोलते हैं। तो मैं आपको अनौपचारिक पत्र की और औपचारिक पत्र का जो रूपरेखा है, फॉर्मेट है, उसका मैं आपको उसके वो भी आपको शेयर करूँगी कैसे लिखना चाहिए नेक्स्ट टाइम। ओके, सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।